बच्चों, हमने आपको अपने पिछले व्याख्यान में कान की संरचना, उसके प्रमुख अवयवों के बारे में विस्तार से बताया, डायग्राम भी दिया, सचित्र वर्णन, उनको नेमिंग करते हुए आपको पूरा समझाया। अंतःकरण, मध्यकरण और बाह्यकरण तीनों की हमने विस्तार से चर्चा की। आज हम श्रवण प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उसे बताने से पहले सबसे पहले ध्वनि संवेदना के जो कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं उनको जान लेना आवश्यक रहेगा। कर्ण संवेदना के कुछ विशेष लक्षण होते हैं। हर संवेदना के ही कुछ अपने लक्षण होते हैं जो उसे दूसरों से पृथक करते हैं। तो ध्वनि संवेदना के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला आता है गुण अथवा प्रकार। गुण और प्रकार में अन्य संवेदनाएं आपस में भिन्न भिन्न होती हैं। गुण भी दो प्रकार के अन्य, यानी कि दृष्टि संवेदना, त्वचा संवेदना, फिर स्वाद संवेदना जो है वो। तो आज हम जब गुण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं तो हम बता दें कि संवेदना के गुण जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जातीय। जब दो भिन्न भिन्न इंद्रियों में से दो भिन्न भिन्न संवेदनाओं की सृष्टि होती है तो उसमें जातीय भेद होता है। जैसे सृष्टि और ध्वनि संवेदना, कान केवल ध्वनि लहरों की उत्तेजना को ही ग्रहण कर सकता है। गंध युक्त वायु से नासिका ही उत्तेजित होती है। दूसरा जो प्रमुख लक्षण है वो है विशिष्टता। जब एक ज्ञानेंद्रिय से उत्पन्न दो संवेदना के प्रकार या गुण में अंतर पड़ता है तो वह विशिष्ट संवेदना कहलाती है। अब गुण और प्रकार का दूसरा भेद है काल अथवा अवधि। प्रत्येक संवेदना थोड़ी देर तक होती है, वह उसकी अवधि है। अगर अवधि बहुत थोड़ी होती है तो संवेदना ज्ञात ही नहीं हो पाती। एक वक्त में 2 सेकंड तक दिखाई देने वाली या सुनाई देने वाली, दूसरी 25 सेकंड तक या 10 सेकंड तक सुनाई देने वाली, दूसरी 15 सेकंड तक। तो इन दोनों की संवेदनाओं में अंतर होगा, यानी कि काल की अवधि जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका अलग संवेदना हमें प्राप्त होती है, और जैसे जैसे कम होती है उसकी संवेदना हमें अलग तरह से प्रभावित करती है। फिर तीव्रता। प्रत्येक संवेदना में तीव्रता की मात्रा में भी अंतर होता है। बहुत धीमे से अगर गाया जाए तो वो सुनाई ही नहीं देगा, और अगर बहुत तेज आवाज़ का संगीत सुना जाएगा तो पर्दा भी नष्ट हो जाएगा। अतः उत्तेजक की तीव्रता न तो बहुत अधिक होनी चाहिए और न ही कम होनी चाहिए। चौथा जो लक्षण है वो है व्याप्ति या फिर फैलाव। ये वाला जो लक्षण है वो दृष्टि और स्पर्श संवेदनाओं में विशेष रूप से मिलता है। जितना क्षेत्र उत्तेजक के प्रभाव में आता है उतना ही संवेदना का फैलाव होता है। जैसे कम या ज़्यादा चीज़ को देखकर कुछ विद्वानों के अनुसार यह विशिष्टता दृष्टि एवं त्वचा संवेदना में भी पाई जाती है। इसी को व्याप्ति कहते हैं, किंतु विलियम जेम्स के अनुसार यह अन्य संवेदनाओं में भी होती है। पांचवा जो गुण अथवा लक्षण है वो है स्पष्टता। जब हम किसी संवेदना पर ध्यान लगाते हैं तो वह स्पष्ट हो जाती है, जिस पर ध्यान नहीं देते हैं वह धुंधली ही रहती है। इसी संवेदना के साथ किसी संवेदना का असर कम और किसी का ज़्यादा पड़ता रहता है। नेक्स्ट आता है स्थानीय चिन्ह। विभिन्न प्रकार के संवेदना के लिए विभिन्न ज्ञानेंद्रिय निश्चित है। प्रत्येक संवेदना में स्थानीय चिन्ह की विशेषता पाई जाती है। जब हम त्वचा के दो प्रदेशों को पेंसिल से स्पष्ट करते हैं तो दोनों स्थानों की संवेदना में अंतर पड़ता है। उत्तेजना के कारण नहीं, वरन नाड़ियों की विशेष प्रकार की रचना के कारण तथा उनकी प्रक्रिया के कारण संवेदना का यह कारण संभव होता है। त्वचा तथा दृष्टि में भी यह विशेषता स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु अन्य में इसका अभाव नहीं होता है। और अंतिम जो लक्षण और गुण है वो है भावात्मक स्वर। उपरोक्त विशेषताओं के अंतर्गत विद्वानों ने भावात्मक स्वर को भी
संवेदना की विशेषता में माना है। अधिकांश संवेदनाएं इसमें सुखदायक या दुखात्मक भाव उत्पन्न करती हैं, किंतु कई संवेदनाएं ऐसी भी होती हैं जो किसी प्रकार का भाव उत्पन्न नहीं करती हैं। अतः इनको संवेदना की विशेषता मानने में मतभेद नहीं करना चाहिए। संवेदना के लिए उत्तेजक और ग्राहक इन दोनों का होना आवश्यक है। उत्तेजक की मात्रा को बढ़ाने से संवेदना में भी वृद्धि होती है, जो ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित करती है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर को सुनने की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। इसके लिए हमें ये आवश्यक है कि जो कान की संरचना हमने पढ़ी थी उसी से रिलेटेड ये है, उसको एक बार पुनरावृत्ति दिमाग में कर लें, फिर आप समझें इस चीज़ को कि ध्वनि की तरंगे कान की नली से होकर जब ढोल अथवा पर्दे पर प्रहार करती है तो इससे कर्णढोल में प्रकंपन होने लगता है। ये प्रकंपन 3 हड्डियों की श्रृंखला से हथौड़ी, निहाई और रिकाब, जिसका हमने पहले उल्लेख किया था, होकर मध्य कान को जो है वो पार करते हुए आंतरिक कान के प्रवेश पर झिल्ली तक पहुंचती है। यहाँ हजारों ध्वनियों के छोटे छोटे संग्राहक पाए जाते हैं जो प्रकंपित होते हैं। ये संग्राहक ध्वनि ग्रहण करके ज्ञानवाही स्नायु द्वारा मस्तिष्क में नियत स्थान तक भेजते हैं। इस प्रकार कंपन इन ज्ञानवादी स्नायुओं द्वारा मस्तिष्क के ध्वनि कहना चाहिए कैंट में पहुंचते हैं और हमें ध्वनि की संवेदना होती है। आदमी का कान 14.5 जो है वो कहना चाहिए ध्वनि जो है वो डेसिमल ध्वनि जो पर सेकंड तक की ध्वनि नहीं सुन पाता है। 1600 के ऊपर की जो बारंबारता की जो ध्वनि होती है उसको सुनने से कान में दर्द होता है और 20,000 CPS के ऊपर की ध्वनि आदमी सुन ही नहीं सकता। आदमी के कान सुनने की सीमा में ज़्यादातर 20 से लगा के 20,000 तक CPS हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आपने ये सुना कि जब कोई भी ध्वनि है वो बाह्य कर्ण से होकर मध्य कर्ण में होती है, अंतःकरण में पर्दे को प्रकंपित करती है। तीनों हड्डियाँ जो होती हैं उनके प्रकंपन से वहाँ जो सूक्ष्म छोटे छोटे स्नायु होते हैं जो मस्तिष्क से जुड़े हुए होते हैं उस प्रकंपन को मस्तिष्क तक भेजते हैं और मस्तिष्क अपनी जागृत अवस्था में एहसास करता है कि कोई ध्वनि कानों में पहुंच रही है और फिर हम उसका आनंद ले सकते हैं। संगीत संबंधी जो संवेदनाएं होती हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी। पहली तो होगी जिसमें किसी भी प्रकार की ध्वनि की आपस में तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें श्रुति देहली और पीड़ा देहली आती है। जो श्रुति देहली है उसका अर्थ है कि व्यक्ति कितनी नीचे आवाज़ तक सुन सकता है। इसके परिणाम को नापने के लिए धीरे धीरे नाद के वॉल्यूम को कम किया जाता है और एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति उस वॉल्यूम के नीचे की अवस्था को सुन ही नहीं सकता। इसको हम श्रुति देहली कहते हैं। और इसी तरह से तथा प्रत्येक सेकंड में 16 जो है वो फ्रीक्वेंसी मानी जाती है, किंतु किसी के कान इतने सूक्ष्म होते हैं कि वह इससे कम जो आवाज़ वाली ध्वनि है उसको भी सुन लेते हैं। प्रत्येक की श्रुति देहली अलग अलग होती है। 16 फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी को हम नहीं सुन सकते हैं। सुनने की क्षमता सभी की भिन्न स्तर की होती है, ये मान लेना चाहिए और ये उम्र पर, वातावरण और वंशानुक्रम के अवसर के साथ उस पर प्रभाव भी डालती रहती हैं। इसीलिए कहते हैं जब उम्र ढल जाती है तो कानों से सुनाई कम देने लगता है। दूसरा जो है वो है पीड़ा देहली। इसका तात्पर्य हमारे कानों के पर्दे फटने से नहीं है, वरन जिस ध्वनि को कहना चाहिए सुनने से कान के पर्दे फट जाए। इसका तात्पर्य यूँ तो कान के पर्दे फटने से, लेकिन पीड़ा देहली वो एक सीमा है कि उससे तेज तारता और तीव्रता की ध्वनि आने पे कान के पर्दे फट जाते हैं।
यानी कि जिस ध्वनि को सुनने में व्यक्ति को कष्ट का अनुभव हो, जिसे सुनने से व्यक्ति को सुखद अनुभूति नहीं होती है तथा हमारे कानों को जो आराम न पहुंचा सके, उसे हम पीड़ा दहली कहते हैं, जैसे बिजली की कड़कड़ाहट और बम से विस्फोट आदि। संगीत में ये जो है वो बहुत कम इस पीड़ा दहली तक जाने का अवसर जो है वो मिलता है। नेक्स्ट है, इसमें उत्तेजना के लिए के रूप में बदलते रहते हैं। संगीत के क्षेत्र में इस उत्तेजना के 4 प्रकार माने गए हैं: तारता, तीव्रता, जाति अथवा गुण और काल अथवा अवधि। तो इसके बारे में हम आपको पहले ही बहुत विस्तार से बता चुके हैं। हमारी कर्णेंद्रियाँ जो हैं वो इन सभी को बहुत ही कहना चाहिए ध्यान से सुनती हैं और समझती हैं। तो आज हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझा दिया कि सुनने की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में संगीत संबंधी संवेदना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।